गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, तो आज उसी क्रम में हम एक नया टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है निमोनिया। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत कॉमनली ये डिसीज़ देखने को मिलती है बच्चों में और ओल्ड एज में खास करके। एक्चुअली निमोनिया क्या है, लंग्स पैरेन्काइमा का डिस्ट्रक्शन है, और लंग्स पैरेन्काइमा और एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन है। इसके अंदर बेसिकली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और इसको बोलते हैं कि लंग्स बिकम कंसोलिडेटेड। समथिंग विच इज़ फिजिकल हार्ड, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो निमोनिया डिस्क्राइब एज लंग पैरेन्काइमा, alveolar inflammation and abnormal alveolar filling with fluid, that is consolidation and exudation of the lungs। जैसा कि मैंने आपको बताया, निमोनिया क्या है, जो पैरेन्काइमल लेयर ऑफ लंग्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन along with alveolar inflammation which is filled with the fluid or you can say exudate। अब ये एक्सुडेट का फॉर्मेशन क्या होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तब कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है। एंटीजन क्या करता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है और वो चीज़ बाद में पस फॉर्मेशन में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सुडेट। और उसी की वजह से यहाँ पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है। एक्सुडेट फॉर्मेशन होने के बाद जो लंग्स वाइटल कैपेसिटी है और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया है, पल्मोनरी बेड जिसको हम कहते हैं, वो रिड्यूस होने लगता है धीरे धीरे। So pneumonia is a general term that refer to any infection of the lungs which can be caused by variety of microorganisms include virus, bacteria, fungi and parasite। So बेसिकली जो निमोनिया का कॉज है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट। देन द टाइप, बेसिकली टाइप को क्या है, फ्रॉम वेयर वी हायर दिस एंड निमोनिया, उसके बिहाफ पे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन, इन्फेक्टिव निमोनिया मीन्स डायरेक्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं और उससे निमोनिया डेवलप होता है तो उसे हम इन्फेक्टिव निमोनिया कहते हैं। सेकंड है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर हम कम्युनिटी से निमोनिया एक्वायर्ड कर रहे हैं, मीन्स बाय फ्रॉम पर्सन, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि दिस निमोनिया इज एक्वायर्ड फ्रॉम कम्युनिटी, तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में क्लासिफाइड करेंगे। इफ दिस इज एक्वायर्ड फ्रॉम हेल्थ पर्सनल, अगर हेल्थ पर्सनल के द्वारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप कह सकते हो, ड्यूरिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह सकते हो, अगर उससे अगर आता है उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे हेल्थ एसोसिएटेड निमोनिया। दूसरा इसका सब क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। देखिए, कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड में एक डिफरेंस क्या है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जब कहेंगे जब एडमिशन के 48 आवर्स के बाद, 48 to 72 आवर्स के बाद हम निमोनिया एक्वायर्ड कर रहे हैं। इन सेंस सी, आप एडमिट हुए किसी भी प्राइमरी डिसीज को लेके, ठीक है, आप जब एडमिट हुए तब आपको निमोनिया नहीं था, लेकिन अगर आप विद इन 12 आवर आप में निमोनिया डेवलप हो जाता है, इट मीन्स ये कम्युनिटी एक्वायर्ड है या इन्फेक्टिव निमोनिया हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 से 72 घंटे के बाद अगर निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये हेल्थ एसोसिएटेड है या फिर नोजोकोमियल निमोनिया है। नेक्स्ट वन है एस्पिरेटेड निमोनिया, ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी और ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ अदर थिंग। उस कंडीशन से अगर डेवलप होता है, क्या होता है कि फॉरेन बॉडी हम जब हमारी बॉडी में जाती है तो फिर वो कुछ रिएक्शन डेवलप करती है, और उस फॉरेन बॉडी के साथ में अगर निमोनिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस कंडीशन में वो एस्पिरेटेड निमोनिया कहा जाएगा। तो ये क्लियर है, 4 टाइप हैं इसके। इन्फेक्टिव निमोनिया ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली कॉज तो वही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चारों के अंदर कॉज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, फंगस है और आपके वायरस बैक्टीरिया है। लेकिन कहाँ से हम एक्वायर्ड कर रहे हैं, इस बिहाफ पे निमोनिया को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है।
तो इन्फेक्टिव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटी फ्रॉम कम्युनिटी एरिया, हेल्थ एसोसिएटेड। अगर आप किसी नर्स के कांटेक्ट में आते हो, किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में आते हो, तो उसे कहेंगे हेल्थ एसोसिएटेड निमोनिया, उससे अगर आपको निमोनिया डेवलप हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटल के दौरान 48 से 72 घंटे के बाद अगर निमोनिया डेवलप हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और अगर एस्पिरेटेड है तो फिर एस्पिरेटेड निमोनिया। नेक्स्ट, अदर टाइप। सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप होते हैं, लोब्यूलर निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, लोब्यूलर निमोनिया मीन्स निमोनिया डेवलप इन अ लोब, किसी एक सिंगल लोब में, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट लंग्स लोब, डजेंट मैटर। अगर किसी एक सिंगल लोब के अंदर निमोनिया कंसोलिडेट हो रहा है, उस कंडीशन में हम कहेंगे दिस इज लोब्यूलर निमोनिया। ठीक है। अगर कंप्लीट लंग्स में निमोनिया है, एंटायर लंग अफेक्टेड है, उस कंडीशन में हम कहेंगे ब्रोंको निमोनिया। तो दो सब क्लासिफाइड टाइप हैं इसके, लोब्यूलर निमोनिया एक लोब के अंदर और ब्रोंको निमोनिया कंप्लीट लंग्स के अंदर। कंप्लीट लंग्स वो राइट लंग हो सकता है और लेफ्ट लंग हो सकता है। मैं लोब्यूलर का एग्जांपल देता हूं, जो आपके राइट लंग्स में 3 लोब हैं। अगर सपोज करिए निमोनिया जो है वो लोअर लोब ऑफ राइट लंग है, ठीक है, 3 पार्ट में से लोअर लोब में है, तो वो लोब्यूलर निमोनिया कहला जाएगा। अगर एंटायर लंग मीन्स मिडिल वन, बॉटम एंड अपर वन, अगर तीनों लोब अफेक्टेड हैं, उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, ब्रोंको निमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो फर्स्ट है बैक्टीरियल, स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन एग्जांपल, निमोकोकल एंड माफ कीजिए निमोनिया और निमोकोकस। ठीक है, ये 3 बैक्टीरियल कॉज हैं। वायरल में मोस्ट कॉमन है इन्फ्लुएंजा, फंगाई, एस्परजिलस और कैंडिडा। बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, तो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर है इन्फेंसी और वेरी यंग चिल्ड्रन। क्यों? बिकॉज इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में इम्यून पावर थोड़ा सप्रेस होता है, उस कंडीशन में कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन वो इजीली एक्वायर्ड कर सकते हैं। तो एज इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा निमोनिया आपको अंडर 5 एज ऑफ चाइल्ड हैं उनमें देखने को मिलेगा। अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। अल्कोहलिज्म भी कोई भी आपका इम्यून सप्रेस करता है, तो आप उससे भी कोई भी इन्फेक्शन इजीली एक्वायर्ड कर सकते हो। जिस कंडीशन में आपका इम्यून सप्रेस होता है, उस कंडीशन में आप कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इजीली एक्वायर्ड कर सकते हो। स्मोकिंग के 2 फैक्टर हैं। एक तो ये म्यूकोसिलरी रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है। म्यूकोसिलरी रेस्पॉन्स को सप्रेस करने से क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन गया है तो वहां वो इजीली ग्रोथ आउट कर पाएगा, क्योंकि आपका म्यूकोसिलरी रेस्पॉन्स जिसका काम होता है क्लीनिंग ऑफ द लंग्स, वो काम सप्रेस हो चुका है। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज होगा उसका, वहाँ पे वो वहीं इकट्ठा रहता रहेगा और इन्फेक्शन जो है फर्दर लीड करेगा। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक इलनेस सच एज हार्ट एंड लंग्स डिसीज। तो एसोसिएटेड निमोनिया हम कह सकते हैं इसको, अगर वो किसी हार्ट और लंग्स डिसीज से एक्वायर्ड है। हमने कल बात करी थी कोर पल्मोनल, उसमें भी एक कंडीशन है जिसमें भी पल्मोनरी बेड डिक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में, तो सीओपीडी उसमें एक कॉमन कॉज था। और नेक्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं निमोनिया। सेकेंड, अगर करंट ट्रेंड्स की बात करूं तो कोविड-19 में फर्स्ट कोविड इन्फेक्शन होने के बाद सेकेंडरी जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो निमोनिया डेवलप होता है। लेट्स सी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। सो व्हाट हैपन, बेसिकली अगर सही आसान भाषा में बात करें तो थ्रू द पोर्टल ऑफ एंट्री विच इज नेजल और माउथ, उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है और वो ट्रैवल करता है और अटैच होता है अपनी प्राइमरी साइट पे, और वो प्राइमरी साइट क्या है, पैरेन्काइमल लेयर या फिर एल्वियोलर। ठीक है, वहां पे अटैच होगा, वहां पे कॉलोनी डेवलप करेगा और कॉलोनी डेवलप करने के बाद अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे। और ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन, जिसको अपन कहते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ एंटीजन, उसी दौरान जो बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स है वो स्टार्ट होता है और बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट करती है, जिसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस फेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज सम काइंड ऑफ टॉक्सिन that will further damage the alveolar membrane,
ठीक है। उस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है और टॉक्सिन की वजह से ही फिर क्या है, फर्दर एल्वियुलर मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होती है। So let's see about pathophysiology. Pneumonia is an acute infection of lungs occurring when an infectious agent enter multiply in the lungs of a susceptible person. ठीक है, किसी भी susceptible person के मीन्स जो होस्ट है, ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रेस्ड है, जिसका इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा वीक है, या फिर जो कांटेक्ट में है वो ससेप्टेबल पर्सन है, ठीक है, उसके पोर्टल ऑफ एंट्री से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और लंग्स तक पहुंचता है। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई दे रिलीज टॉक्सिन दैट इंक्लूड इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स टिश्यू causing damage to mucus layer and alveolar membrane, thus leads to development of edema and exudate which fill the alveoli and reduce the surface area available for exchange of gases. This also cause necrosis of lungs parenchyma. क्या होता है कि जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ उसके बाद कुछ एक्सीडेट वहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है, पस लाइक फॉर्मेशन डेवलप होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जब एल्वियोलाई में वो फिल्ड अप हो जाता है तो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उसका सरफेस एरिया जो है रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि वो एल्वियोलाई अपनी नेक्रोसिस की वजह से या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से अपनी फिजियोलॉजी लॉस कर जाती है और उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रिड्यूस होने लगता है। सो नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ निमोनिया। बेसिकली निमोनिया को 4 स्टेज के अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ वन। बेसिकली फर्स्ट स्टेज जो है 24 आवर्स में डेवलप होता है और इसकी फर्स्ट जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो है वैस्कुलर कंजेशन एंड एल्वियोलर एडिमा। आपका नेजल कंजेशन डेवलप होगा, सोर थ्रोट डेवलप होगा, ठीक है, फीलिंग ऑफ कफ होगा और एल्वियोलर एडिमा होगा। ये फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर 24 आवर्स में डेवलप होता है आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज होता है रेड हेपेटाइजेशन, also called red hepatization. In this stage lungs are similar to consistency of liver with the presence of erythrocyte, neutrophil, fibrin within the alveoli. Second stage में क्या है कि जो लंग्स हैं वो बिल्कुल आपके लीवर के कंसिस्टेंसी जैसे देखने को मिलते हैं और वो उसका कारण क्या है, विद द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल और फैब्रिन की वजह से। स्टेज थर्ड की बात करें तो स्टेज थर्ड को हम कहते हैं ग्रे हिपेटाइजेशन, इन विच द लंग्स बिकम ग्रे ब्राउन टू येलो बिकॉज ऑफ फैब्रिन टू प्रूलेंट एक्सुडेट, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, एक्सुडेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रे हिपेटाइजेशन। स्टेज फोर्थ की बात करें तो स्टेज फोर्थ जो है फाइनल स्टेज है और इसमें रेजोल्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वापस से बॉडी रिकवर करने लगती है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट से। तो फाइनल स्टेज कॉल्ड रेजोल्यूशन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग इन्फ्लामेशन। सो इन दिस फेज रिस्टोरेशन ऑफ पल्मोनरी आर्किटेक्चर मीन्स जब आपका पल्मोनरी बेड या एल्वियुलर जो डैमेज हुआ है वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट होने लगते हैं इस स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज जो है 24 आवर्स में डेवलप होती है। सेकेंड स्टेज जिसको हम रेड हिपेटाइजेशन बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज माफ कीजिए, फर्स्ट स्टेज के अंदर कंजेशन और एल्वियुलर एडिमा, ठीक है, ये 24 आवर्स में डेवलप होने लगते हैं। सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं रेड हिपेटाइजेशन, वो इरिथ्रोसाइट की प्रेजेंस की वजह से होता है, इरिथ्रोसाइट न्यूट्रोफिल की वजह से, ठीक है। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं ग्रे हिपेटाइजेशन, इसके अंदर प्लूरेंट फॉर्मेशन, प्लूरेंट एक्सुडेट फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर जो है ग्रेइश हो जाता है, येलोइश ग्रेइश, ठीक है, इसकी वजह से हम इसको ग्रे हिपेटाइजेशन बोलते हैं। फोर्थ स्टेज होता है रेजोल्यूशन स्टेज या रिकंस्ट्रक्टिव स्टेज। सो नेक्स्ट अबाउट द क्लिनिकल साइन। तो क्लासिकल साइन की बात करें तो सबसे पहले है फीवर विद चिल, हाई ग्रेड फीवर पेशेंट कंप्लेंट करता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज फॉलोड बाय प्लूरेटिक चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ठीक है, और
नेक्स्ट है टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, विच इज फॉलोड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिकॉज पेशेंट की वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, पेशेंट का पल्मोनरी बेड जो है वो रिड्यूस हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मिनिमाइज हुई है, तो पेशेंट जो क्या है साइनोटिक होगा, धीरे धीरे जो ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन का लेवल है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है बॉडी डिफेंस करेगी एक्सेसिव ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन आपको इनहेल करनी है तो उसके लिए बॉडी क्या है रैपिड और शॉर्ट ब्रीदिंग, ठीक है, उसको फॉलो आउट करेगी। नेक्स्ट वन, इंक्रीज पल्स रेट, नेजल कंजेशन विच इज वी टॉक अबाउट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया, फॉलोड बाय सोर थ्रोट, हेडेक। नेक्स्ट वन इज म्यूकोप्लोरेंट स्पुटम, ठीक है, जैसे जैसे टॉक्सिन रिलीज होगा, जैसे जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सुडेट फॉर्मेशन करेंगे, वहाँ पे एल्वियोलर फिलिंग होगी और उसकी वजह से जो स्पूटम है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम है वो देखने को मिलेगा। एक साइन की बात करें, नेक्स्ट है लेबर्ड ब्रीदिंग। जब पेशेंट हाइपोक्सीमिया डेवलप होगा, पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, एल्वियोलर फिलिंग हो रही है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो मिनिमाइज होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ पेशेंट लेबर्ड ब्रीदिंग को देखने को मिलेगा। लेबर्ड ब्रीदिंग मीन्स एन इंडिविजुअल पुट मोर एफर्ट फॉर इनहेलेशन, ठीक है, वो अपने सपोर्टरी मसल्स की हेल्प लेगा, ठीक है, रेस्पिरेट करने के लिए, विच इज फॉलोड बाय क्रैकल एंड विस्पर्ड साउंड ऑन अस्कल्टेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ exudate or due to excessive production of mucus within the lungs. Later on, cheek flux, lips, nails and central cyanosis. If this disease is untreated, or we can say if this disease is in chronic phase, then later on we will see cyanosis on the पेशेंट, ठीक है, उस कंडीशन में पेशेंट को साइनोसिस डेवलप हो सकता है प्रोलॉन्ग सैचुरेशन लॉ होने की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन रिगार्डिंग ऑल द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू एक्वायर्ड दिस निमोनिया, वेदर इट इज हेल्थ एसोसिएटेड निमोनिया, वेदर इट इज कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया, वेदर इट इज नोजोकोमियल निमोनिया और वेदर इट इज एस्पिरेटेड निमोनिया। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। कोई चीज़ पेशेंट बच्चे ने एस्पिरेट तो नहीं करी है, क्या इस दौरान किसी हेल्थ एसोसिएट या नर्स डॉक्टर के कांटेक्ट में आया, क्या हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, या फिर कम्युनिटी क्लासरूम या अपने फ्रेंड सर्कल से उसने एक्वायर्ड किया, तो इसके बारे में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ एक बातें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लेबर्ड ब्रीदिंग के लिए अपन इंस्पेक्ट करेंगे। ऑस्कल्टेशन की बात करें तो विस्पर्ड एंड क्रैकल साउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस वो आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन, सुनने को मिलेगा, माफ कीजिए। एंड इंस्पेक्शन में एक और चीज हम देखेंगे, साइनोसिस। साइनोसिस का पैटर्न फॉलो करेंगे, वेदर इट इज सेंट्रल साइनोसिस और वेदर इट इज पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक है, पेरिफेरल टू सेंट्रल, इस पैटर्न में जो है वो साइनोसिस डेवलप होता है, तो हम साइनोसिस को भी मॉनिटर करेंगे। मेन थिंग ऑस्कल्टेशन, जिस पार्ट में अफेक्ट करेगा, जिस पार्ट को अफेक्ट करेगा निमोनिया या जिस लोब के अंदर निमोनिया होगा, वहाँ पे जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको क्रैकल और विस्पर साउंड सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द ब्लड एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट और टू इवेल्युएट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है, उस कंडीशन में पेशेंट का सीबीसी और ईएसआर मॉनिटर करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल की काउंट बढ़ जाएगी, पेशेंट की डब्ल्यूबीसी की काउंट, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगे और ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एबीजी एनालिसिस टू इवेल्युएट द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसके अंदर हम ऑक्सीजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल
आर्टरीज में कितना है उसको मॉनिटर करेंगे। चेस्ट एक्सरे विल हेल्प टू इवेल्युएट द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द लंग्स, कितना लंग्स कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, जब हम एक नॉर्मल एक्सरे की बात कर रहे हैं तो वो हमें ब्लैक अपीयरेंस देगा। अगर वहीं पे एक्सुडेट फॉर्मेशन है, ठीक है, उस कंडीशन में एक्सरे में हमें क्लाउडी पैचेस देखने को मिलेंगे, क्लाउडी और वाइटिश पैचेस देखने को मिलेंगे। वो शो करते हैं कि लंग्स के अंदर जो है वो पस फॉर्मेशन हो रखा है। देन ब्रोंकोस्कोपी, bronchoscopy is a hand-handled device which is used for visualization of the bronchus, कितना लंग्स आर्टिकल्चर को अफेक्ट किया है उसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पूटम कल्चर की। तो स्पूटम कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं, वेदर इट इज़ ए बैक्टीरिया, वेदर इट इज़ ए कल्चर, माफ़ कीजिए, वेदर इट इज़ ए बैक्टीरिया और वेदर इट इज़ ए वायरस, फंगाई और पैरासाइट। सो कल्चर के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं हम सैंपल को देने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिंस द माउथ विद द वाटर टू मिनिमाइज द कंटामिनेशन ऑफ नॉर्मल ओरल फ्लोरा। हमें सैंपल चाहिए लंग्स का, तो ओरल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम माउथ वॉश करेंगे, रिंस द माउथ विद द वाटर, एक कुल्ला करेंगे और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे सेवरल टाइम्स और उसके बाद हम कफ करेंगे। मेन रीज़न ये रहता है कि ओरल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हुए हम डीप कफिंग करके चेस्ट में जो म्यूकस, लंग्स में जो म्यूकस डिपॉजिट है उसको एक्सपेल आउट करेंगे और दिस म्यूकस विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द निमोनिया। तो पैटर्न क्या रहा कि डीप कफिंग के बाद हम म्यूकस को एक्सपेल आउट करेंगे और उस म्यूकस को हम एज अ सैंपल जो है वो लेबोरेटरी में सेंड करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। तो फर्स्ट वन एंटीबायोटिक थेरेपी, एग्जाम्पल अमोक्सिक्लेव। सेकेंड वन अमीनोग्लाइकोसिड, एग्जाम्पल अमीकासिन। कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन ब्रोंकोडायलेटर साल्ब्यूटामोल। डीकंजेस्टेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट की बात करें तो एग्जाम्पल टर्ब्यूटालिन एंड एम्ब्रोक्सल, फॉलोड बाय एनाल्जेसिक पैरासीटामोल, एंटीपैरेटिक पैरासीटामोल एंड एंटीहिस्टामिन सिट्रिजिन। सो these are the drugs which is help to manage the pneumonia। ठीक है, देखिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक यूजफुल है, अगर वायरस है तो एंटीवायरल, और वायरल के अंदर विदाउट गिविंग एनी एंटीबायोटिक और एंटीवायरल वी कैन मैनेज द निमोनिया। अमीनोग्लाइकोसिड टू सपोर्ट एंटीबायोटिक्स अमीकासिन दे देते हैं हम, ठीक है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड एसेंशियल ड्रग्स है लंग्स फंक्शनिंग के लिए, तो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जितने भी मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। कंजेशन हो रहा है इसलिए हम ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो रहा है इसलिए हम एक्सपेक्टोरेंट दे रहे हैं, ठीक है। फीवर विद चिल, ठीक है, फीवर और पेन, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं। और टू प्रिवेंट द हिस्टामिन लेवल, ठीक है, एक्सेसिव जब भी लंग्स के अंदर क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो हिस्टामिन रिलीज करता है, तो हिस्टामिन को एक्सेसिव हिस्टामिन को रिलीज होने से रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं, सिट्रिजिन और लिवोसिट्रिजिन, ठीक है। सो सर्जिकल मैनेजमेंट एसेंशियल नहीं है निमोनिया के केस में। अगर क्रॉनिक स्टेज में होता है उस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट नेसेसरी होता है, अदरवाइज नो नीड फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। मेडिकल मैनेजमेंट सफिशिएंट होता है निमोनिया को क्योर करने के लिए। इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट होने की स्थिति में आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।